मैं आचार्य अपर्णा तिवारी एक बार पुनः आप सबके बीच में एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हुई हूँ। आप आई होप आप लोग अच्छे से रह रहे होंगे और अपने जीवन को सफल बना रहे होंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि मैं पेज नंबर 10 का अध्ययन करवा रही हूँ आप सबको, और इसमें कुछ चीज़ें मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और नेटवर्क की बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसलिए वीडियो हमारा अपलोड नहीं हो पाता है, पूरा पूरा दिन लग जाता है। वाकई में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं डेली वीडियो अपलोड भी नहीं कर पाती हूँ। तो पेज नंबर 10 का जो चीज़ें मैंने छोड़ रखा था मैं इसमें कवर करूँगी, और कुछ चीज़ें पेज नंबर 11 से भी मैं इसमें आप सबको पढ़ाऊँगी। मैं इसमें मतलब जो बताती हूँ उसका मैं एक फ़ोटो भी क्लिक करके आप सबके बीच में डाल देती हूँ, ताकि आप सबको ना एकदम आप ये वीडियो आप सबके उस टाइम काम आएगा ना, कि अगर आप सबको डाउट हो कि मैं कुछ गलत बता रही हूँ ना, तो आप लोग तुरंत आप सबके सामने वो चीज़ रहती है जो कि वो मतलब आचार्य पुस्तिका में दी होती है, तो आप लोग वहाँ से भी उस चीज़ों को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बालकों की अभिव्यक्ति और प्रश्न, मतलब बालकों की अभिव्यक्ति कैसे लें और उनसे प्रश्न कैसे पूछें। तो उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों को अपनी अपनी बात कहने और लिखने का मौका मिलना चाहिए। हर एक बच्चे को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। हर एक बच्चे से जा कर के बातचीत करनी चाहिए। उन्हें मतलब हर एक बच्चे से प्रश्न पूछना चाहिए, ताकि सभी बच्चों का विकास हो सके। किसी बच्चों को ये ना लगे कि आचार्य जी या आचार्य दीदी या भैया जो हैं किसी एक पर्टिकुलर एक बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देती हैं ना, ऐसे बच्चों में दुर्व्यवहार आने लगता है। तो विशेष इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और हर एक बच्चे को अपने मन की बात रखने का मौका मिलना चाहिए। अपने मन से चित्रकारी या हाथ का काम करने का मौका मिलना चाहिए। हस्तशिल्प एक प्राथमिक शिक्षा में दिया जाता है, तो बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। हालाँकि मैं अपने विद्यालय में करती हूँ, मैं बच्चों को मिट्टी की चीज़ें भी बनवाती हूँ, या कोई भी कागज़ का है तो मैं बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देती हूँ। आप लोग मिट्टी का कोई भी खिलौना बना के लाइए। तो छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो गोली बनाते हैं या दीपक बनाते हैं, जो उनसे बड़े होते हैं, वो फ्लावर बना लेते हैं, और बड़े होते हैं वो कुछ अन्य चीज़ें भी बना लेते हैं। तो इस हिसाब से ना बच्चे स्वतंत्र होकर के जब कार्य करते हैं तो उनका विकास होता है। फिर अगला टॉपिक जो है, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि बच्चे हर चीज़ के बारे में प्रश्न पूछें, और धीरे-धीरे उनमें अच्छे प्रश्न पूछने की योग्यता आनी चाहिए। ऐसे प्रश्न जिनको पूछने से विषय स्पष्ट होगा। अब ऐसा माहौल बनाना चाहिए वहाँ पर कि बच्चे हर एक विषय पे टॉपिक, मतलब हर एक विषय पर वो प्रश्न पूछ सकते हैं। बच्चे के अंदर ये झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं देखती हूँ अक्सर जब हम लोग अध्ययन करते हैं अपने कॉलेज लाइफ में थे, तो क्या होता है ना कि मतलब अगर हम लोग कोई टीचर होता था, सब नहीं ऐसे होते हैं। और तब वो ऐसे बोलते हैं ना कि जिस टॉपिक पे बात हो रही है ना, आप उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं, अन्य टॉपिक को आप बीच में नहीं ले आएँगे, क्योंकि उसका ये तो मतलब हम कह सकते हैं हर एक चीज़ का ना मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव 2 पार्ट होते हैं। तो अगर नेगेटिव देखा जाए तो हो सकता है बच्चा डरे, और वो प्रश्न फिर उस मतलब कोई अच्छा क्वेश्चन बच्चे के मन में आ गया हो ना, उससे सभी बच्चों का लाभ हो सकता है। तो अगर बच्चा डर से वो प्रश्न नहीं पूछ रहा है, तब तो वो मिस कर गया ना। तो ये हमारा नेगेटिव हो जाता है। अगर पॉजिटिव देखें ना, तो टीचर भी हम उन्हें उस मतलब उन टीचरों को मैं गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी चाहते हैं ना, जिस टॉपिक में हम पढ़ा रहे हैं ना, उस चीज़ को अच्छे से कवर कर लें। इसके बाद में उस टॉपिक को हम मतलब पढ़ा सकते हैं। लेकिन तो माहौल ऐसा होना चाहिए ना कि बच्चा प्रश्न पूछ ले। आप ऐसा भी कर सकते हो, बच्चा प्रश्न पूछ ले, आप उस प्रश्न को कहीं ले जाकर मतलब बच्चे से बोल दीजिए कि बेटा ये प्रश्न आप लिख लीजिए ना, इस पे हम बाद में चर्चा करते हैं, और हाँ, मुझे याद दिला देना, प्रश्न आपका अच्छा है और इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। और फिर आप अपने उसी टॉपिक पर कंटिन्यू रहिए, है ना? इससे क्या होगा कि बच्चे का विकास भी होगा, बच्चे के अंदर डर भी नहीं रहेगा, वो किसी भी टॉपिक से कभी भी कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। ऐसा उसके मन में मतलब ये उत्सुकता रहेगी, और बच्चे का अच्छा विकास होगा, तो ऐसा माहौल होना चाहिए।
फिर आचार्य को भी बराबर बच्चों से प्रश्न पूछते रहना चाहिए और प्रश्न ऐसे हो जिसका उत्तर बच्चे तुरंत सोचकर दे सकें। आप सबको मैं एक मतलब एक प्रैक्टिकली चीज़ें मतलब मैं अक्सर अपने लाइफ से या अपने आसपास की चीज़ों से जोड़ के मैं बताना चाहूँगी। ये टॉपिक जो है आचार्य को भी बराबर बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए। मैं अपनी बारे में आप सबको बताना चाहूँगी। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो अ, एक मतलब सर थे हमारे जो, और वाक़ई में हर एक टीचर को ऐसा होना चाहिए। तो जो मतलब मेरे से काफ़ी, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज़ भी नहीं और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बीच में अध्ययन करने वाली स्टूडेंट हूँ। और तो क्या होता था ना कि जब बहुत तेज़ बच्चे हमारे सामने आते थे, क्योंकि जब हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं ना तो अलग-अलग स्कूल के अलग-अलग सॉरी कॉलेज होते हैं, अलग-अलग कॉलेजों के बच्चे मिलते हैं। उनमें से कुछ कॉलेज अपने-अपने कॉलेज को टॉप करके आए थे। मेरे लाइफ़ में कुछ ऐसे ही घटना चल रही थी जो कि 2 स्कूल की टॉपर्स मतलब 2 कॉलेजों की टॉपर्स लड़की थी। और मेरा व्यवहार कहते हैं ना, एक व्यवहार भी मायने रखता है, तो व्यवहार कुशल होने के नाते सर मतलब मानते थे। तो क्या हुआ कि उस टाइम ना ऐसा लगा कि ये बच्ची मतलब कुछ कर सकती है, या तो सर ने क्या किया ना, मेरा तुलना उनसे उन टॉपर्स लड़कियों से करना स्टार्ट किया। और धीरे-धीरे क्या हुआ, सर ने जब मुझे बाद में बताया कि जैसे उन सबको वाक़ई में जानकारी काफ़ी नॉलेज थी, तो फिर क्या हुआ कि जब मतलब सर जब आते थे तो जब क्वेश्चन जिस दिन क्वेश्चन पूछने का टर्न रहता था, तो जो काफ़ी तेज़ बच्चे होते थे ना, उनसे सर बहुत ही कठिन क्वेश्चन पूछ लेते थे। वो नहीं बता पाते थे और वो ऐसे खड़े रहते थे। और जब मेरा बारी आता था तो मेरे से कुछ आसान ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता था ना, मैं बता लेती थी। तो मेरे अंदर एक अजीब मतलब एक अच्छा पॉज़िटिव थिंक आता था, एक पॉज़िटिव सोच आती थी कि वाह! ये मतलब मैं भी पढ़ने में तेज़ हो सकती हूँ। ये लोग मतलब इन सबको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, देखो खड़ी हैं, ये चीज़ मुझे आती है ना। तो ऐसे मतलब धीरे-धीरे मेरे अंदर भी पढ़ने की इच्छा जागृत हुई और मतलब एक जुनून आया कि नहीं, कोई इनके सींग पूँछ नहीं लगे हुई हैं, ये नहीं मैं भी कर सकती हूँ। तो मतलब हर एक टीचर में ये भाव होना चाहिए कि जो मतलब बच्चा जो पीछे है उसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। हर एक मतलब एक अलग-अलग तरीका है। तो सभी आचार्य के अंदर ये भाव होने चाहिए, अपने हर एक बच्चों को बराबर लेकर चलना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए और ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए ना कि बच्चे झट से जवाब दे दें, ताकि उनका मनोबल जो है वो आगे आगे बढ़ता रहे। बच्चों को अपनी भाषा में बात कहने देना चाहिए। जैसे बच्चा कुछ बोल रहा है ना, तो आप बच्चे को, जैसे हम मानते हैं कि स्कूल लाइफ में या ऐसे कहीं हम लोग बैठे हैं तो बच्चा यदि शुद्ध भाषा का, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं बड़े लोग, अगर ऐसे वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप बच्चे से डायरेक्टली कुछ पूछे ना, बच्चा खड़े होकर के अपने भाषा में बोल रहा है, तो आप बच्चे को मतलब रोकिए नहीं है, डाँटिए नहीं है, चुप हो जाओ, ऐसे क्यों बात कर रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो, अच्छे से बोलो। नहीं, बच्चे को वहाँ रोकना ही नहीं चाहिए। बच्चे की जो बात है ना वो चुपचाप अच्छे से सुननी चाहिए और देखना चाहिए कि बच्चा हमारा क्या बोल रहा है। तो इससे क्या होगा ना, बच्चे का जो मन में उसकी बातें होंगी ना, वो सारी बातें बिना झिझक के वो आप सबके मतलब आप सबके समक्ष वो रख पाएगा। तो हाँ, बाद में आप बता सकते हैं कि बेटा आप मतलब ऐसे बोलते ना तो और अच्छा लगता। तो कुछ ऐसा माहौल होना चाहिए अपने विद्यालय का। और फिर हमारा पेज नंबर 10 की जो टॉपिक है यही समाप्त होती है। और मैं आप सबको अगली जो टॉपिक है पेज नंबर 11 से, वो है गट शिक्षण पद्धति। है ना, गट शिक्षण पद्धति क्या होती है इसके बारे में जानकारी देंगे कि कक्षा में कुछ बच्चे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बच्चे काफ़ी अधिक जानकारी रखते हैं, कुछ कम रखते हैं। ऐसे में एक ही समूह में उनको पढ़ाना कठिन हो जाता है, अतः उन्हें छोटे छोटे समूहों या गटों में बांटना चाहिए। विशेष रूप से भाषा और गणित पढ़ाने में इसकी आवश्यकता पड़ती है। हालांकि मैंने इस टॉपिक को पहले ही समझा दिया है कि गट की
निर्धारण क्या होती है, गट क्या होता है और गट का निर्धारण क्यों करना बहुत ज़रूरी है। इसमें बताया गया है कि भाषा और गणित के लिए विशेषकर ज़रूरी होती है और वाक़ई में मतलब होती है, हर एक विषय के लिए होती है, क्योंकि कोई पार्टिकुलर ज़रूरी नहीं है कि भाषा और गणित के लिए ही हाँ, मतलब है, ये प्रमुख है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को यदि हम गट वाइज़ पढ़ाएँगे ना, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, कोई बच्चा कम जानता है, कोई बच्चा अधिक जानता है ना, इसमें ये कहा है। तो हो सकता है जो बच्चा कम जानता हो, उससे आप बहुत मतलब बड़े लेवल के प्रश्न आप कर रहे हो, तो उस बीच में वो बच्चा ना समझ पाया हो। मैं भाषा और गणित की बात नहीं कर रही हूँ, अन्य मतलब अदर विषय भी है। कोई सामान्य ज्ञान हम लोग करते हैं ना, तो हो सकता है आप छोटे बच्चों को भी मतलब जैसे हम यूँ कह लीजिए कि सामान्य ज्ञान का अध्ययन हम तीनों क्लासों को इकट्ठा करके पढ़ा सकते हैं। तो हो सकता है कुछ बच्चे अपने गाँव का नाम ना जानते हों और हम सीधे देश का नाम पूछ रहे हैं, जिलों का नाम पूछ रहे हैं, है ना? तो जब हर एक विषय को गट वाइज़ पढ़ाएँगे ना, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं अच्छा होगा। तो फिर अगला टॉपिक जो इस पर हम बहुत ज़्यादा विशेष बात नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने इसे बताया है। और अगली टॉपिक जो हमारी है, पूरी कक्षा को कई गटों में बाँटकर कमरे या बरामदे या मैदान से थोड़ा मतलब थोड़ी-थोड़ी दूर पर बैठाना चाहिए। एक ही गट में बैठने वाले बच्चों का पढ़ने का स्तर लगभग बराबर होना चाहिए। मतलब स्तर बराबर का मतलब है, जैसे शिशु गट में जो बच्चे हैं ना, उनकी आयु जो है सेम होनी चाहिए। बालगट 2 1 के जो बच्चे हैं उनकी आयु सेम होनी चाहिए और बालगट 2 के जो बच्चे हैं उनकी आयु सेम होनी चाहिए। इस तरह से समान आयु के बच्चों को एक गट में रखना चाहिए। और फिर और मतलब जो बच्चे को जो बैठाने की ना क्या नाम है स्थान होना चाहिए, वो दूर-दूर होना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। मैंने मतलब ये सब जो किताब में लिखा हुआ है ना, मैं इसे क्योंकि मैं इस पुस्तक को मैं पहले नहीं पढ़ी हूँ। ऐसे आप सबको जब मैं मतलब पढ़ा मतलब वीडियो अपलोड करती हूँ या जो वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, उसी टाइम मैं इस चीज़ को अध्ययन कर रही हूँ। लेकिन इन सारी चीज़ों को जो टॉपिक इसमें दिया हुआ है, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इस चीज़ को मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है कि जब बच्चों को मतलब अगर पास-पास बिठाते हैं ना, तो कभी-कभी हम क्या करते हैं बच्चों को ऐसे थोड़ी-थोड़ी मतलब 1 हाथ 2 हाथ ऐसे दूरी पर बच्चों को जब बैठा देते हैं पढ़ाने के लिए, तो क्या होता है ना बच्चे जहाँ हम पढ़ाते हैं ना उनका ध्यान तो अपने इधर ही होता है, तो बच्चे मतलब अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं अपने पढ़ाई पे। तो इसलिए बच्चों की जो मतलब दूरी होनी चाहिए, लगभग इतनी दूरी तो होनी चाहिए कि बच्चों का जो ध्यान है ना वो आपकी ओर ना खींचे या एक दूसरे की गट की ओर ना खींचे। तो थोड़ी दूरी होनी चाहिए। या मतलब अगर जैसे हम विद्यालय जैसा तो माहौल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम सबको घर पे ही पढ़ाना होता है कि अलग-अलग रूम में ले जा कर के उन्हें हम बैठा सकें। लेकिन उचित दूरी होनी चाहिए कि एक गट वाले दूसरे गट को परेशान ना कर सके या उनका ध्यान आकर्षित ना कर सके। फिर आचार्य एक गट को स्वयं पढ़ाए और बाकी गटों को अपना अपना कार्य करने के लिए दे, जैसे गणित के प्रश्न हल करना, कुछ याद करना या सुलेख। थोड़ी देर बाद पहले गट को काम दे दे और दूसरे गट में जिसने काम कर लिया हो उसे देखे या पढ़ाए। इस प्रकार एक एक करके सभी पर ध्यान दे सकता है। इस टॉपिक पे भी मैंने पहले बता दिया है कि आप उन गटों को मतलब काम दे सकते हैं या उस गट का जो एक मॉनिटर होता है आप उसे लगा सकते हो। बच्चे अच्छे से मतलब शोरगुल ना करें, वो अपना काम करें जो आपने उन्हें वर्क देकर आप मतलब आए हुए हैं, वो उस वर्क में लगे रहें, उसके लिए आप एक बच्चे को वहाँ पर बैठा सकते हैं। तो आप ऐसे जब कार्य करेंगे तो हर एक गट में अच्छे से कार्य हो पाएगा और बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि बड़े बच्चों में से एक या दो को गट नायक बना करके गट को पढ़ाने का काम दे, आचार्य स्वयं दूसरे गट में पढ़ाए। आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इस चीज को पहले में पढ़ चुकी हूँ, वाकई में बता रही हूँ, मैं इन सारी चीजों को मैं नहीं पढ़ी हूँ। जब मैं तुरंत पढ़ रही हूँ और आप सबको पढ़ा रही हूँ, तो जैसा कि मैंने पहले ही इस चीज़ को बता दिया है, आप यदि एक बच्चे को जब लगा देंगे ना, तो बच्चे शोरगुल नहीं करेंगे और अपना काम अच्छे से करेंगे।
तो फिर प्रत्येक गट के लिए पाठ्यक्रम में दिए गए दक्षताओं के अभ्यास को सही ढंग से सजाने से गट शिक्षण सहज और सरल होगा। जब प्रत्येक गट के लिए पाठ्यक्रम में दिए गए दक्षताओं के अभ्यास को सही ढंग से, मतलब प्रत्येक गट के लिए अपना एक पाठ्यक्रम होता है। हर एक गट के लिए अलग-अलग पढ़ाने की जो टॉपिक होती है उसी पर आप मतलब बच्चों को दक्ष बनाते हैं या उसी चीज़ का जब अच्छे ढंग से अभ्यास कराते हैं, तो बच्चा सहज और सरल रूप से उस चीज़ को ग्रहण कर लेता है। संस्कार हो या सामान्य ज्ञान हो आदि के कुछ विषय एक साथ भी कौशलपूर्वक लिए जा सकते हैं। इसके लिए अभ्यास वर्गों में जाना बहुत आवश्यक है। हाँ, हालाँकि मैं संस्कार की अगर बात करूँ ना, तो ये चीज़ हो सकता है कि आप समूह में बैठा कर के बच्चों को एक चीज़ बता सकते हो। स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे आपको अपने बड़ों का सम्मान करना है, सुबह उठ के अपने बड़ों का पैर छूना है और सूर्य देव को प्रणाम करना है, धरती माता को प्रणाम करना है। ऐसे जो बेसिक जानकारी होती है संस्कार के रूप में, बेटा राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, सीता कौन है, कृष्ण कौन है, अ, महादेव कौन है, ऐसे तमाम चीज़ें जो है ना वो आप मतलब संस्कार रूपी या अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में बच्चों को, सभी बच्चों को एक साथ बैठा करके आप उन्हें ये चीज़ें बता सकते हो। इसके बाद में इसी पेज नंबर जो 11 में है वो आगे अगला हमारा जो टॉपिक है वो समय सारणी होगा, जिसे मैं अगले वीडियो में आप सबके बीच में लाऊंगी। आई होप आप सबको ये सारी जानकारी अच्छी लगती हो। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सबसे कुछ नहीं चाहेंगे, बस आप सबका प्यार और सपोर्ट बना रहे, ताकि मैं जिस उद्देश्य के साथ मैं ये काम कर रही हूँ उस काम में मेरा मन लगे और इस काम को मैं और अच्छे से करूँ और अपने एकल को मैं आगे तक ले जाऊं। आप सभी को मेरा प्रणाम एंड जय श्री राम।